एवरीवन नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो है ये हमारा टॉपिक चला हुआ था, उसमें आज हम देखेंगे सेंट्रल स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन का क्या सिनेरियो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो टैक्सेशन पावर है उसमें क्या क्या प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशनली देखने को मिलते हैं, उसको देखेंगे हम। उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो पार्ट 12 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 268 से 293 के बीच में जो है वो फाइनेंशियल रिलेशन का जो प्रावधान है या जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशनली हमें वो देखने को मिलता है। ये जो चीज़ है ये इंस्पायर्ड है किससे, फेडरल सिस्टम प्रिंसिपल से, बट टिल्टेड इन फेवर ऑफ द सेंटर। फाइनेंशियल डोमिनेंस जो है हमें सेंटर का देखने को मिलता है। उसके पहले मैं आपको जैसे टैक्सेशन की बात बता रहा था, जो टैक्सेशन में हमें जैसे कि हमारा जो 7th शेड्यूल है या 7th स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमें पता है कि जो पावर जो डिवीजन ऑफ पावर है उसमें हमें 3 सेगमेंट देखने को मिलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट पे तो ऑब्वियसली जो संसद के पास इसका अधिकार होता है, उसमें टैक्सेशन की पावर भी संसद के पास ही है। और इसमें जो है वो 13 मैटर ऐसे हैं जिन पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। इसके बाद आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम स्टेट लिस्ट भी बोलते हैं। उसमें ऐसे 18 सब्जेक्ट है जिन पे गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स इम्पोज कर सकती है। तो इस तरह से इसमें चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें देखिए यूनियन लिस्ट में कौन कौन से, जैसे कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। स्टेट लिस्ट में भी वैसे ही टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, लैंड एंड बिल्डिंग, एक्साइज ऑन एल्कोहलिक लिकर, एंट्री टैक्स, सेल्स टैक्स ऑन इंट्रास्टेट ट्रेड, स्टैंप ड्यूटी, ये सब चीज़ें हमें उसमें देखने को मिलती है। कनकरेंट लिस्ट है, उसमें कोई भी टैक्सिंग पावर नहीं है, एक्सेप्ट इससे पहले नहीं था, पर जो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2016 में पास, उसमें जो जीएसटी का प्रावधान आया उसने जो था वो इसमें एक एक्सेप्शन ऐड कर दिया, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों को जो है वो लॉ बनाने के लिए के लिए एम्पावर करता है। पर इसके अलावा जो रेजिडुअल पावर है टैक्सेशन लगाने की वो है सेंटर के पास, ना कि स्टेट के पास। इसके अलावा संविधान जो है वो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो क्लियरली क्या करता है, क्लैरिफाई करता है डिफरेंस बिटवीन द टैक्सिंग पावर एंड द रेगुलेटरी पावर को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात करें हम, तो आर्टिकल 268 से 270 के बीच में हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसमें आर्टिकल 268 में ड्यूटीज़ लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स। तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। मतलब कि इसमें सिंपल सी चीज़ ये रखिए आप ध्यान कि जब 268 की बात आती है तो जो कर इम्पोजिशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है और उसको कलेक्ट किया जाता है और यूज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें जो एग्जांपल है, जैसे स्टैंप ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। 269 जो हमारा आर्टिकल है वो डील करता है टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, लगाए भी जाते हैं और इकट्ठा भी यूनियन के द्वारा किए जाते हैं, पर उसको जो बट असाइन टू स्टेट, जैसे इंटरस्टेट सेल्स टैक्स हो गया, जीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रेड, ये सब प्रोविजन इसमें आते हैं। उसके बाद आर्टिकल 270 आता है जिसमें टैक्सेस जो है वो लगाए और कलेक्ट किए जाते हैं यूनियन के द्वारा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, ये दोनों के बीच में शेयर होता है। तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी जो मतलब कितना शेयर सेंटर को जाएगा, कितना स्टेट को जाएगा, ये सिंपल सा सवाल की मतलब इस तरह के सिंपल सवाल की फ्रेमिंग जो है वो इस आर्टिकल के बेस पे किया जा सकती है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं आर्टिकल 271 में, वो सरचार्ज ऑन यूनियन टैक्सेस फॉर सेंटर एक्सक्लूसिवली की बात करता है, तो इसका भी आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आर्टिकल 272 जो है ये रिपील कर दिया गया 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा। इससे पहले क्या था, अर्ली यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ वर शेयर्ड, तो इससे पहले जो था वो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ जो थी वो शेयर की जाती थी स्टेट्स के साथ। देन जो ग्रांट्स इन एड आते हैं 275 से 281 के बीच में, उसमें आर्टिकल 275 जो है वो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करता है और इसमें ऑब्लिगेटरी रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन, ये ऑब्लिगेटरी है जो रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन। फिर उसके बाद आर्टिकल 282 है, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात करता है, गिवन फॉर एनी पब्लिक पर्पस ऑफन टू इम्प्लीमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। तो ये सब आपको आइडिया होना इनका ज़रूरी है।
नेक्स्ट जो फाइनेंस कमीशन है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो सबको पता है। आर्टिकल 280 के अंदर इसकी रिकमेंडेशन होती है, ये रिकमेंड करता है। इसका काम क्या होता है, वर्टिकल डेवोल्यूशन, स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरह का टैक्स डेवोल्यूशन होना चाहिए, इसकी बात जो है वो फाइनेंस कमीशन या इसको इस पे काम करना होता है। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टेट्स के बीच में भी किस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्सेस का वो कैसे होगा। फिर ग्रांट्स इन एड और मेजर टू ऑगमेंट्स स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड्स, तो ये सब चीज़ें जो है वो फाइनेंस कमीशन देखता है। 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 26, वर्टिकल डेवोल्यूशन 48% किया इसने, नेट यूनियन टैक्सेस टू स्टेट्स। इसके बाद आती है बोरोइंग पावर, तो आर्टिकल 292 जो होता है, बोरो फ्रॉम विद इन इंडिया और अब्रॉड, इस तरह का प्रावधान इसमें देखने को मिलता है, बोलता है ये। फिर स्टेट्स जो है वो 293, बोरो विद इन इंडिया बट इफ़ इंडेटेड टू सेंटर नीड सेंट्रल कंसेंट, तो इस तरह के प्रावधान है इसमें। फिर इंटर गवर्नमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 में, नीति आयोग है, रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन 2015, जीएसटी काउंसिल है आर्टिकल 279 है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को इसमें मिलती है। उसमें हमें एक चीज़ आती है इम्बैलेंस इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहले तो वर्टिकल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। फिर उसके बाद चीज़ आती है जीएसटी कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म की, इसमें डिफ़ॉल्ट एक मतलब फॉल्ट है, ये ढंग से नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद जीएसटी एंड सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ, और जिसने जीएसटी को फिर 2017 में इम्प्लीमेंट किया। आर्टिकल 246A बोलता है कि कंकरेंट पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स टू लेवी जीएसटी एक्सेप्ट आईजीएसटी बाय यूनियन। फिर आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल की बात करता है, और इसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बस स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और हेड इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही करते हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017 में आया, जिसका एंड कर दिया गया 2022 में। क्रिटिकल व्यू की बात करें हम, तो सेंटर जो डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है इसमें, पहली चीज़। दूसरी है रेजिडुअल टैक्सिंग पावर जो है वो किसमें, सेंटर के पास है। स्टेट डिपेंड करता है ग्रांट्स के लिए। फिर उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रिस्ट्रिक्टेड स्टेट ऑटोनॉमी। फिर उसके बाद जीएसटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बट ऑल्सो इंक्रीज सेंट्रल कंट्रोल, इस तरह की चीज़ है। फिर उस तरह से अगर हम वन लाइनर की बात करें जो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से ज़रूरी है, तो उसमें आर्टिकल 268, 269, 270, 271, 275, 282 एंड 280, ये सब आर्टिकल जो है वो कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो इनका आपको पता होना जो है ज़रूरी हो जाता है, इनको आप याद कर लें। ट्रेंड क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन का, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि 1967 से पहले जो था वो कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में कोऑपरेटिव हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। मतलब कि सेंटर जो है वो कोऑपरेट करता था स्टेट को, क्योंकि स्टेट में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट होती थी। फिर 1967 के बाद हुआ रीजनल पार्टी का राइज होना शुरू हुआ, तो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को शुरू हो गए। फिर उसके बाद मिस यूज हुआ आर्टिकल 356 का। देखिए, जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो टकराव होने की सिचुएशन बढ़ जाती है। तो इसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, रोल ऑफ गवर्नेंस, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस एक्सेट्रा हमें इसमें देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 356 के अंदर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट कमीशन बने कुछ रिफॉर्म करने के लिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, तो उसमें हमें सबसे पहले ARC देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। तो ये फर्स्ट ARC जिसका मैंने आपको बताया, ये इसने रिकमेंड किया था कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए आर्टिकल 263 के अंदर। फिर उसके बाद इसने बोला कि मोर डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है हमें, कि ज़्यादा पावर शेयर की जाए सेंट्रल स्टेट के बीच में। फिर इन्होंने सजेस्ट किया रिफॉर्म्स इन सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी, पर कुछ इन रिकमेंडेशन को कंसिडर किया गया। उसके बाद हमें राज मन्नार कमेटी देखने को मिलती है, 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसको हेड किया था जस्टिस PV राजमन्नार ने। तो इसके बाद इसमें क्या क्या इन्होंने बोला, ये फर्स्ट स्टेट लेवल कमेटी थी ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये चीज़ ध्यान रखें। इसकी रिकमेंडेशन क्या क्या थी आप ये देखिए। सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन थी वो थी, पहला तो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए जो रेजिडरी पावर्स हैं जो सेंटर के पास है उसको स्टेट को दिया जाए। तीसरे इसने बोला कि लिमिट यूज किया जाए आर्टिकल 356, 357 एंड 365 का। देन प्रोवाइड स्टेट विद मोर ऑटोनॉमी दी जाए स्टेट को। फिर ऑल इंडिया सर्विस जो है वो ऑप्शनल की जाए स्टेट्स के लिए।
ना कि ये बाइंडिंग हो। तो ये बाइंडिंग की जगह ऑप्शनल का प्रावधान इन्होंने दिया। पर देखिए इस इन सब को जो था वो सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया था, इसको मानने से इनकार कर दिया था। फिर गवर्नर को लेकर के भी इन्होंने बताया था। फिर एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आता है 1973 में। इसको अकाली दल या पंजाब, जो अकाली दल थे वो लेकर के आए थे। पंजाब में था ये उस समय। अकाली दल जो है वो पंजाब से रिलेटेड है। इसने डिमांड किया कि मोर पावर दी जाए सेंटर्स को, स्टेट्स को, इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड टैक्सेस के मामले में। फिर ओनली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एंड कम्युनिकेशन, ये चीज़ें जो है वो सेंटर के पास रहे। ग्रेटर रोल फॉर स्टेट्स इन ऑल इंडिया सर्विसेज, तो इसमें स्टेट्स को जो है वो ज़्यादा रोल दिया जाए ऑल इंडिया सर्विसेज में, वो जिसमें ज़्यादा रोल प्ले करे, ना कि सेंटर। फिर रिगार्डेड एज ए सेपरेटिस्ट इज इन टोन बाय द क्रिटिक्स, इसको जो है वो एक सेपरेटिस्ट का टाइटल दिया गया क्रिटिक्स के द्वारा। सरकारिया कमीशन बनता है 1983 में। इसने रिपोर्ट दी अपनी 1988 में। इसको हेड किया था जस्टिस RS सरकारिया ने। तो इसका पर्पज था रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन एमिस्ट ग्रोइंग डिस्प्यूट्स। तो इसकी जो की रिकमेंडेशन की बात करें हम, तो देखिए जो इसकी की रिकमेंडेशन थी वो थी, पहला तो कि आर्टिकल 356 ओनली यूज्ड ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि जब कोई चारा ना बचे इसको तब यूज किया जाए। उसके बाद एस्टेब्लिश किया गया इंटर स्टेट काउंसिल को। फिर ये 1990 में एस्टेब्लिश किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रेंथन किया गया रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। फिर उसके बाद इसमें आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रीनेम किया गया नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल के रूप में। फिर सेंटर शुड कंसल्ट स्टेट्स बिफोर लेजिस्लेटिंग ऑन कंकरेंट लिस्ट। गवर्नर इम्पार्शियल पर्सन्स, नॉट एक्टिव पॉलिटिशियन होना चाहिए। देन स्टेट कंसेंट बिफोर डिप्लॉइंग सेंट्रल फोर्सेज। उसके बाद जो है वो फाइनेंस कमीशन रोल स्ट्रेंथन्ड किया गया, इसमें इन्होंने रिकमेंड किया। इन्होंने जो है वो टोटल 247 रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद जो पंछी कमीशन आता है, जैसे जस्टिस MM पंछी फॉर्मर CGI थे, उन्होंने इसको हेड किया और सेटअप किया था इसे UPI गवर्नमेंट ने। तो इनकी रिकमेंडेशन वो ये थी कि आर्टिकल 356 क्लियर गाइडलाइंस फॉर यूज़। फिर गवर्नर का टेन्योर फिक्स किया जाए। इम्पीचमेंट प्रोसीजर बाय स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए। फिर इंटर स्टेट काउंसिल या परमानेंट स्टेटस होना चाहिए इसका। सेपरेट एक्सेस फॉर यूनियन एंड स्टेट अंडर GST फ्रेमवर्क होना चाहिए। मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर स्टेट्स। फिर इसके बाद इन्होंने बात की कि सेंट्रल डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ओनली विद स्टेट्स इज कंसेंट, की स्टेट की जो कंसेंट के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में। रिकमेंड किया इसने 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉर बैलेंस्ड रिलेशन की। इसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इशू क्या है। पॉलिटिकल इशू की बात करें तो मिस यूज हुआ है आर्टिकल 356 का, रोल ऑफ गवर्नेंस का और सेंट्रल डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं स्टेट्स को जो है उतनी पावर नहीं है जितनी सेंटर के पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज आती है, जैसे प्लानिंग सिस्टम है, डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज है। फाइनेंशियल इशू की बात करें तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है। डिपेंडेंस ऑन स्टेट है, ग्रांट्स इन एड, ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो याद रखने के लायक हैं वो आप ये देख लीजिए, इसमें मेंशनड है, आप इनको खुद भी पढ़िएगा। उसके बाद राजमन्नार, ये फर्स्ट स्टेट लेवल डिमांड फॉर ऑटोनॉमी था। फिर उसके बाद अकाली दल रेजोल्यूशन फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। फिर उसके बाद सरकारिया कमीशन कब बना, इसने 247 रिकमेंडेशन दी। पंछी कमीशन 2007 से 2010 के बीच में देखने को मिलता है हमें। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। बाकी ये चैप्टर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे अब। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डेफिनेटली पूछे कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।